नमस्कार, मैं हूँ विवेकानंद और आज बात करेंगे। एक बहुत बड़ा खुलासा किया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। खुलासा इस तरह का किया है कि लोकतंत्र की अस्मिता कैसे बची रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बड़ा हमला हो सकता था। इस तरह का खुलासा, इस तरह के भाव लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के उस खुलासे से नजर आते हैं। मामला कई दिनों से हंगामेदार बना हुआ है लोकसभा में, संसद में। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हो रही थी, उस पर जो जवाब देना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और वो जवाब दिए बिना ही अभिभाषण जो है राष्ट्रपति का, वो पास कर दिया गया, पारित कर दिया गया। इसमें बड़ा खुलासा ओम बिरला ने ये किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सदन में उनके साथ कुछ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, और इसके साथ साथ ओम बिरला ये भी कहते हैं कि उनके पास ऐसी पुख्ता जानकारी थी कि विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी के कुछ सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसन के निकट जाकर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार कर सकते थे, किसी प्रकार की अनपेक्षित घटना हो सकती थी। ओम बिरला ने यह भी कहा कि यदि ये घटना हो जाती तो ये पक्की बात है कि ये भारतीय लोकतंत्र की अस्मिता को तार-तार करने वाली घटना थी। अब अपने आप में बड़ी बात ये है, बड़ा सवाल ये है कि यदि सदन में, संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस डर से यदि नहीं पहुंच पाते हैं कि उनके साथ कुछ अनपेक्षित हो सकता है, तो आखिर प्रधानमंत्री कहिए या कहिए सरकार के मंत्री या चुने हुए सांसद, वे कहाँ सुरक्षित हैं? यदि सदन के भीतर सदन का नेता सुरक्षित नहीं है और इस तरह की जानकारियां आती हैं कि उनके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र हो रहा है और उस षड्यंत्र के चलते उन्हें सदन से अनुपस्थित रहना पड़ता है, तो फिर हम कौन से लोकतंत्र में जी रहे हैं? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ये तक कहा कि मेरे पास पुख्ता जानकारी थी कि प्रधानमंत्री के साथ कुछ अनपेक्षित, कुछ गलत हो सकता है, और ऐसे में मैंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय से ये निवेदन किया कि आप सदन में न आए तो ही ठीक रहेगा, और प्रधानमंत्री ने उनके इस सुझाव को, उनकी सलाह को मान लिया और वे सदन में नहीं आए। वे सदन में नहीं आए तो लगभग 2 दशक के बाद में यह पहला अवसर था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बिना प्रधानमंत्री के जवाब दिए ही उसे पारित कर दिया गया, उसे पास कर दिया गया। ये केवल कोई प्रक्रिया की बात नहीं है। मैं जहाँ आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहता हूँ, वो बात ये है कि यदि सदन का नेता सदन से केवल इस डर से, इस बात से यदि बाहर रह जाए कि विपक्षी दल के कुछ नेता न्यूसेंस कर सकते हैं, कुछ अनपेक्षित घटनाएँ हो सकती हैं, तो आखिर फिर ये हम कौन से दौर में जी रहे हैं? आखिर कैसे लोकतंत्र में हम जी रहे हैं? जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, लगभग एक-एक, हम कहें कि एक-एक सांसद, कम से कम आप ये मानकर चलिए कि 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होता है। 150 करोड़ की आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले 545 सांसद, यदि उनकी हम बात करते हैं, तो उसमें भी यदि आप डरते हैं, आपको ये लगता है कि उनमें से भी यदि कोई षड्यंत्र कर रहा है, तो फिर खोट किसका है? क्या ये खोट केवल उन जनप्रतिनिधियों का है? कितना बड़ा बवाल हो सकता था, ये तो केवल और केवल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ही बता सकते हैं कि उनके पास किस तरह की जानकारियाँ थी, किस तरह की सूचनाएँ थी। लेकिन ओम बिरला ने ये खुलासा कर दिया कि मेरे पास ऐसी पुख्ता जानकारियाँ थी कि, और उन जानकारियों के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में नहीं आना चाहिए था। तो आखिर ये षड्यंत्र रचने वाले सांसद कौन थे? उनके नाम भी सार्वजनिक होने चाहिए। आखिर उन लोगों ने किस तरह का षड्यंत्र रचा था? क्या वे प्रधानमंत्री के कपड़े फाड़ने वाले थे? ये आपको आखिर बताना पड़ेगा इस देश को कि किस तरह की घटना हो सकती थी। हालाँकि ये जो सदन में देखा गया, लोकसभा में देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसन के निकट कांग्रेस पार्टी की महिला सांसद बैनर पोस्टर लेकर पहुँच गई। केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, अभी तो सरकार के कई मंत्रियों के आसन, उनकी जो सीट है, बैठने का स्थान है, उसको महिला सांसदों द्वारा घेर लिया गया। तो क्या सच में कोई ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा था कि महिला सांसदों को आगे करके कोई और बड़ी घटना को अंजाम देने का षड्यंत्र था? जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास इस तरह की सूचनाएँ हैं और बताया जा रहा पुख्ता सूचनाएँ हैं, तो फिर मुझे लगता है कि राष्ट्रहित में, देश हित में ये सूचनाएँ सार्वजनिक भी होनी चाहिए। उन माननीय सांसदों के नाम भी सार्वजनिक होने चाहिए जो इस तरह का षड्यंत्र रच रहे थे।
उन लोगों की क्या योजना थी ये भी सामने आना चाहिए। संसद आतंकवादी हमला झेल चुका है, लेकिन क्या संसद के भीतर भी इस तरह के कोई कांड हो सकते हैं? पूरे देश को हिला देने वाला खुलासा है लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला का। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से संसद में एक माहौल गरमाया हुआ है, पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की पुस्तक को लेकर, और राहुल गांधी विपक्ष के नेता एक उसका पुस्तक के कुछ अंश वहां पढ़ना चाह रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस तरह की कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। उस पर विवाद हुआ, हंगामा हुआ, लोकसभा स्थगित हुई, तमाम तरह की बातें हुई। कांग्रेस के सांसदों ने सदन के बाहर भी धरने दिए, और फिर अगले दिन राहुल गांधी कोई पुस्तक लेकर आते हैं और कहते हैं कि एमएम नरवणे की पुस्तक वे लेकर आए हैं, और यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आएंगे तो वे उनको पुस्तक भी भेंट करेंगे। एक तरफ दावा ये किया जा रहा है कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, दूसरी तरफ दावा ये किया जा रहा है कि पुस्तक हाथ में है, प्रधानमंत्री को सौंप दी जाएगी। आखिर पुस्तक में क्या था, ऐसा क्या विवाद था? राहुल गांधी का तो ये कहना है कि उस पुस्तक में चीन को लेकर बहुत सारी बातें हैं, सेना प्रमुख जो हैं उनके और प्रधानमंत्री के बीच में जो चर्चाएं हुई हैं वे भी हैं। हालांकि इस पुस्तक पर रोक लगा दी गई थी पब्लिश करने से, और सेना इसका रिव्यू कर रही थी कुछ समय पहले तक, जहां तक मेरे को जानकारी है। एमएम नरवणे की पुस्तक का रिव्यू कर रही थी सेना, तो प्रकाशित हुई या नहीं हुई वो अलग विषय है। आप उसमें अंश क्या है वो भी सारी दुनिया के सामने आ जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या सदन के भीतर प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है? क्या सदन में बैठने वाले मंत्री सुरक्षित नहीं हैं? और इस असुरक्षा के डर से क्या वे सदन से अनुपस्थित रहेंगे? बड़ा सवाल ये है, और सवाल इसलिए बनता है क्योंकि देश की जनता किन मुद्दों पर वोट देती है। आज भी आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि कितने प्रतिशत लोग जाति के आधार पर वोट देते हैं, कितने प्रतिशत लोग धन के लालच में, लोभ में आकर वोट देते हैं, कितने लोगों का वोट कपड़े बांटकर खरीद लिया जाता है, कितने लोगों का वोट भावनात्मक रूप से उनको एक अलग तरह की दुनिया दिखाकर उनका वोट ले लिया जाता है। मुझे याद आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कथन, मुझे याद आती है बात राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी की, वो बात कि जनता को ये तय करना पड़ेगा कि आपके जनप्रतिनिधि कैसे हों। आपके जनप्रतिनिधि अपराधी हों, लंपट हों, गुंडे हों, या आपके जनप्रतिनिधि विद्वान हों, पढ़े लिखे हों, सभ्य हों, समझदार हों। तो ये सब तय करना पड़ेगा देश की जनता को, और इसीलिए जनता के वोट का परिष्कार, लोकमत परिष्कार की बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे। मुझे लगता है इस दौर में फिर से ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। एक आप सर्वे करके देखिए, सामान्य व्यक्ति केवल इस बात पर खुश हो जाता है कि परिवार में कोई मांगलिक प्रसंग है, विवाह शादी का कोई प्रयोजन है, आप अपने जनप्रतिनिधियों पर आग्रह करते हैं, उन पर दबाव डालते हैं उनको बनाने के लिए, उनको बुलाने के लिए। विधायक है, पार्षद है, सांसद हैं, मंत्री हैं, शादी विवाह के कार्यक्रमों में जाते हैं, कोई दुखांतिका हो जाती है तो वहां शोक संवेदना प्रकट करने के लिए जाते हैं। क्या जनप्रतिनिधि इसीलिए चुने जाते हैं? नहीं, जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं कानून बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए, नीतियां बनाने के लिए, लेकिन उनका 70 से 80% समय केवल इन चीजों में निकल जाता है। और फिर बहुत से लोग तो नेताओं को फोन लगा देते हैं, किसी ने ओवर स्पीड का किसी का चालान हो गया, नेताजी को फोन लगा दिया जाएगा। किसी ने बिना हेलमेट के जो है वो टू व्हीलर की सवारी कर रहे हैं और चालान हो गया तो नेताजी को फोन कर दिया जाएगा। क्या नेताओं का चुनाव आप इसी काम के लिए करते हैं? यदि इसी आधार पर आप चुनाव करेंगे नेताओं का, तो फिर इसी तरह की स्थिति होगी कि 150 करोड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले 545 माननीय सांसदों में से भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो सदन में बैठे हुए सम्मानित लोगों के खिलाफ भी षड्यंत्र रच सकें, और उसकी पुख्ता जानकारी लोकसभा स्पीकर के पास पहुंच जाए। तो मुझे लगता है कि लोकमत परिष्कार इस दौर की बड़ी आवश्यकता है, और ये जब लोकसभा स्पीकर इतना बड़ा खुलासा कर देते हैं उसके बाद तो ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। साथ ही साथ एक बात और भी मैं करना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति का वोट जो बराबर किया गया है, कोई बहुत पढ़ा लिखा विद्वान साहित्यकार है, कोई बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर है, कोई पढ़ा लिखा इंजीनियर है, कोई पढ़ा लिखा लेक्चरर प्रोफेसर है, उसके वोट का भी उतना ही मूल्य है जितना मूल्य 24 घंटे किसी भी नशे में धुत रहने वाले व्यक्ति का है।
उस व्यक्ति के भी वोट का उतना ही महत्व है जिसने अभी तक अक्षर ज्ञान भी नहीं लिया, जिसको पता नहीं है कि देश क्या है, देश का राष्ट्रपति कौन है, देश का प्रधानमंत्री कौन है, वो किस राज्य में रहता है, वहाँ के किसान की, युवा की, महिलाओं की क्या समस्याएँ हैं। उस व्यक्ति के वोट का भी उतना ही महत्व है। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में अब विचार करने की आवश्यकता है, समीक्षा करने की आवश्यकता है। बिना समीक्षा के आगे नहीं चल पाएँगे। अनेक विश्लेषकों ने ये कहा है और मैं भी कहता हूँ कि लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ पद्धति नहीं है। लोकतंत्र सबसे कम बुरी व्यवस्था बताई गई है। तो इसकी बुराइयों को और कैसे ठीक किया जा सकता है? भारत के लोकतंत्र की सोचिए क्या स्थिति होती यदि वहाँ इस देश के प्रधानमंत्री के साथ यदि कोई सदन में अप्रिय घटना हो जाती, यदि कोई इस तरह की घटना हो जाती कि जिससे लोकतंत्र तार-तार हो जाता, पूरी दुनिया आपको देख रही है, उस संसद की कार्रवाई को पूरा देश ही नहीं दुनिया देख रही है, भारत की एक प्रतिष्ठा है और वो प्रतिष्ठा किस तरह से तार-तार हो सकती थी, ये खुलासा किया है लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने। इस तरह की राजनीति की जब होती है तो मुझे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वो कथन याद आता है जब सदन में उन्होंने कहा था, सरकारें आएँगी, जाएँगी, पार्टियाँ बनेंगी, बिगड़ेंगी, ये देश रहना चाहिए, ये लोकतंत्र रहना चाहिए। उन बातों का मुझे लगता है कि आज हमारे माननीय सांसदों को बार-बार वाचन करवाने की आवश्यकता है और जो लोग उस षड्यंत्र में शामिल थे वे सामने आने चाहिए, उनकी जानकारी देश की जनता के सामने आनी चाहिए, जिसके कारण प्रधानमंत्री सदन में अनुपस्थित रहते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। यदि उन पर हमले की कोई साजिश रची जा रही थी, यदि उनके साथ में किसी अप्रिय घटना के घटित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, तो निश्चित रूप से यदि ये जानकारियाँ हैं, तो ये जनता के सामने आनी चाहिए, वे चेहरे बेनकाब होने चाहिए, जो इस तरह का षड्यंत्र रच रहे थे। तो मुझे लगता है कि अटल जी की उन पंक्तियों को भी दोहराने की आवश्यकता है और साथ ही साथ आपको, हमारे को, इस देश के हर एक नागरिक को ये तय करना पड़ेगा कि आपका जनप्रतिनिधि कैसा हो। आपका जनप्रतिनिधि अपराधी होगा तो इसी तरह की स्थितियाँ होंगी। आपका जनप्रतिनिधि यदि समझदार, सभ्य, शालीन, पढ़ा-लिखा व्यक्ति नहीं होगा तो इस तरह की घटनाएँ हो सकती हैं और इस तरह की घटनाओं से देश आगे नहीं बढ़ने वाला है। ये चेतावनी है अपने आप में आने वाले समय के लिए, इसलिए सजग होना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है, केवल दलगत राजनीति का विषय नहीं है। दलगत राजनीति से आगे बढ़कर आपको विचार करना पड़ेगा, देश के लिए श्रेष्ठ नागरिक कैसे तैयार हों, देश के लिए श्रेष्ठ जनप्रतिनिधि किस तरह से तैयार हों। चुनावों में भी बहुत सारी विसंगतियाँ आपको देखने को मिलती होंगी। चुनाव खर्च की सीमा क्या है और वास्तव में खर्च कितना होता है? न आपसे छिपा है, न हमारे से छिपा है, न नेताओं से छिपा है, न न्यायपालिका से छिपा है, न चुनाव आयोग से छिपा है। तो फिर आखिर ऐसी 2 तरह की बातें क्यों? आप खर्च करने की सीमा बताते हैं 20 लाख रुपए और खर्च होते हैं 20 करोड़ रुपए। क्या लोग जानते नहीं हैं? तो ये जो बेईमानी की शुरुआत है, ये वहीं से हो जाती है चुनाव लड़ने से। वहीं कहीं न कहीं लगाम कसने की ज़रूरत है। मुद्दों पर आपको नेता परखना पड़ेगा। बड़े जो महापुरुष हुए, श्रेष्ठ चिंतक हुए, उन्होंने भी यही कहा है, नेता अच्छा चुनिए, जनप्रतिनिधि अच्छा चुनिए जो देश का भला कर सके, आपका भला कर सके। देश का नाम डुबोने वाले यदि लोगों को आप चुनोगे, तो भविष्य उनका ही नहीं, आपका भी खतरे में है। आपने देखे होंगे आस-पास में श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, दुनिया में कितनी क्रांतियाँ हो गई। अभी भी देर नहीं हुई है। जाग जाइए, अपना वोट कहाँ देना है, ये तय कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। संसद में इस तरह की बातें हो रही हैं, उस पर क्या कहना है, क्या कहना है? राहुल गांधी की उस राजनीति पर जिसमें वो एक बार-बार किताब का ज़िक्र कर रहे हैं, क्या कहना है लोकसभा स्पीकर के इस इतने बड़े खुलासे पर और क्या कहना है 56 इंची सीने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन से अनुपस्थित रहने के सवाल पर? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और राजनीतिक विश्लेषण के साथ, ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।